अब से ठीक 14 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मॉनसून सेशन के लिए सरकार की प्रायोरिटीज बताएंगे। कल सुबह 11 बजे पार्लियामेंट बैठेगी और कल ही होम मिनिस्टर अमित शाह एक इंपॉर्टेंट बिल पेश करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सरकार ने विपक्ष को भी बता दिया, लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा है। मोदी के हर कदम का विरोध करने वाले नेता भी सन्नाटे में हैं। तो अमित शाह ऐसा क्या लाने वाले हैं? क्या मोदी का एक बिल पूरे मॉनसून सेशन को गाइड करने वाला है? डिलिमिटेशन बिल कब आएगा? उसके लिए सरकार की तैयारी क्या है? मॉनसून सेशन के सारे चैप्टर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के कॉलर ट्यून में वंदे मातरम बजता है। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 कामयाबी के साथ लॉन्च करने के बाद स्काई रूट एरोस्पेस की टीम ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, तब मोदी के फोन में वंदे मातरम का कॉलर ट्यून बजा। वंदे मातरम भारत का स्वाभिमान है और यह स्वाभिमान अब आसमान से भी ऊपर पहुंचने वाला है। नरेंद्र मोदी का वंदे मातरम मोदी के सियासी शत्रुओं का नाश करने वाला है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र का पहला चैप्टर वंदे मातरम का होगा। मॉनसून सत्र में सबसे पहले वंदे मातरम बिल आएगा, फिर कहीं जाकर डिलिमिटेशन बिल का चैप्टर खुलेगा, महिला आरक्षण संशोधन बिल का चैप्टर उसके बाद आएगा और सब कुछ सही चला तो इसी मॉनसून सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन बिल का चैप्टर भी आएगा। फिलहाल हमने 8 बिल्स का सूची बुलेटिन के माध्यम से सूचना दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरीट से बुलेटिन निकाल करके दिया गया है। इस 8 जो बिजनेस है बिल्स है, इसके अतिरिक्त कोई भी अगर हम बिल लाते हैं तो हम फिर बीएससी में इसका चर्चा करेंगे, हम बताएंगे। इफ देयर आर एडिशनल बिजनेस टू बी टेबल्ड इन द हाउस, वी विल इन्फॉर्म द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, वी विल नॉट सरप्राइज देम। मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी वंदे मातरम से। मॉनसून सेशन के पहले ही दिन होम मिनिस्टर अमित शाह वंदे मातरम बिल पेश करने वाले हैं। वंदे मातरम बिल कानून बन गया तो राष्ट्रगीत गाने में बाधा डालने वालों को 3 साल की जेल हो सकती। वंदे मातरम बिल मोदी सरकार का वो दांव है जिसका कोई विरोध कर ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल में देश के अंदर इतना राष्ट्रवाद भर दिया कि आज जो भी वंदे मातरम का विरोध करेगा वो अगले 100 साल तक इस देश में राजनीति नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी दिसंबर में ही इसकी झलक दिखा चुके हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। खींच तान कर करना हो या मन मार के करना हो, कांग्रेस को भी वंदे मातरम बिल पर सरकार के साथ आना ही होगा। यूपी में चुनाव है, इसीलिए समाजवादी पार्टी को भी लाइन पर आना होगा। ममता की पार्टी का वजूद सिमट रहा है। बचे कुचे वजूद को बचाने के लिए ममता को भी वंदे मातरम कहना होगा। डीएमके, आम आदमी पार्टी और शरद पवार की एनसीपी भी वंदे मातरम का विरोध नहीं कर पाएगी। नरेंद्र मोदी इसी पॉइंट से मॉनसून सेशन का चैप्टर शुरू करना चाहते हैं।
वंदे मातरम बिल पेश करने से एक दिन पहले अमित शाह ने अपना पूरा दिन बंगाल में गुजारा। कोलकाता के नेशनल म्यूजियम कंपाउंड में म्यूजियम ऑफ वर्ड्स का उद्घाटन करने के बाद अमित शाह ने वंदे मातरम पर भी बात की। हर्ष का विषय यह भी है कि जब पूरा देश वंदे मातरम का 150वां वर्ष मना रहा है, तब इस शब्द संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा है। यहां मंच पर खड़े रहकर वंदे मातरम का पूरा गान हम सुनते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि भारत माता के प्रति मेरा भाव क्या होना चाहिए। और ये इतने बड़े बोध से आजादी के 76-77 साल तक देश अनजान रह गया। आज हर स्कूल में वंदे मातरम पूरा गाया जाता है। इससे बड़ा वर्ष कोई हो ही नहीं सकता। मोदी के सभी सियासी शत्रु एकजुट होकर मोदी को रोकना चाहते हैं, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। विरोधी पार्टियां खुद ही खंड खंड हो रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से टूटकर 20 सांसदों ने नई पार्टी एनसीपीआई का उदय हो चुका है। लोकसभा स्पीकर के आदेश से एनसीपीआई को पार्लियामेंट में चैम्बर मिल गया है और मॉनसून सेशन से पहले एनसीपीआई की पहली मीटिंग भी हो चुकी है। 20 सांसदों का यह दल मोदी और अमित शाह के साथ वंदे मातरम कहने को तैयार है। इसी तरह शिवसेना यूबीटी से अलग होकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आए 6 सांसद भी वंदे मातरम कहने के लिए तैयार हैं। हम सब जो भारत माता की संतानें हैं, वो मानते हैं कि ये देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। वो उसको हम माँ के रूप में देखते हैं और उसका भक्ति गान भी करते हैं, और वो भक्ति गान की अभिव्यक्ति ही वंदे मातरम है। दुर्गा की वीरता, लक्ष्मी की संपन्नता और सरस्वती की मेघा, ये तीनों हमें भारत माँ की कृपा ही दे सकती है, या मिट्टी ही दे सकती है। इसीलिए इसको बार बार प्रणाम करना चाहिए। मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। मॉनसून सेशन में मोदी विरोधी अपने अपने प्लान के साथ आ रहे हैं। सबको अपनी अपनी फिक्र है। एनसीपीआई के मुद्दे पर कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सपा, शिवसेना यूबीटी, आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने ऑल पार्टी मीटिंग से सांकेतिक बायकॉट किया, फिर वापस आ गए। कांग्रेस के जयराम रमेश ने ऑल पार्टी मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। शरद पवार की बेटी और एनसीपी एससीपी पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर सुप्रिया सुले ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि सब मिले हुए हैं और सियासत के लिए लड़ भी रहे हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की फिक्र पार्टी बचाने की है, इसीलिए वो लोकतंत्र बचाओ मंत्र रट रही हैं। शिवसेना यूबीटी भी पार्टी बचाने पर ही फोकस कर रही है। पार्टी बचाने के लिए उद्धव राम राम जप रहे हैं। डीएमके अपने जंतर मंतर में टीवीके की विजय सरकार को घेरने का मंत्र खोज रही है। कांग्रेस राम मंदिर में चंदा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा बनाने के लिए मैदान में उतर रही है। यूपी चुनाव को करीब देखकर समाजवादी पार्टी भी चंदा चोरी को बड़ा मुद्दा मानकर चल रही है। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस और सपा का मेल होता है, इसीलिए चढ़ावा चोरी पर दोनों पार्टियां एक दिख रही हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चढ़ावा चोरी पर 1.5 महीने की देरी से प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा, तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि मॉनसून सेशन में हम चढ़ावा चोरी पर बहस कराएंगे। सबसे पहले हमने समाजवादी पार्टी की ओर से जो पूरे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं। राम मंदिर के मामले पर जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और मंदिर निर्माण शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक जमीन की खरीद से लेकर अब तक जो चंदा चोरी पूरे देश के सामने आई, दुनिया के सामने आई है, हमने मांग की है कि सदन में उसकी चर्चा होनी चाहिए,
क्योंकि इस ट्रस्ट के गठन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर की थी। इसे केंद्र की सरकार इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है कि जो चंदा चोरी करने वाले लोग हैं वो केंद्र सरकार या प्रांत सरकारों के प्रतिनिधि या उनके बैठाए हुए लोग थे। मोदी सरकार पूरी एकाग्रता के साथ वन बाय वन एक समय में एक बिल पर काम कर रही है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें सरकार ने मॉनसून सेशन के पहले दिन वंदे मातरम बिल लाने की सूचना दी। सुबह ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का बैठक हुआ। अभी जो मीटिंग जो खत्म हुई है ये लोकसभा स्पीकर के अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बिल्स और जो हमारा सरकार की तरफ से पेश किया गया है उसका टाइम एलोकेशन करना था। टाइम एलोकेशन किया और फिर विपक्ष के लोगों ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। सुझाव हमने नोट किए हैं। हमने अपील किया है कल सुबह जब पार्लियामेंट शुरू होगा तो हंगामा नहीं करने के लिए। अगर विपक्ष हंगामा नहीं करते हैं तो पार्लियामेंट का कल बिल भी हमारा तैयार है, बिल भी तैयार है, समय भी तय किया गया है। अगर वो हंगामा करते हैं तो फिर नुकसान होगा, फिर स्थगित होगा। वंदे मातरम बिल पास कराने के लिए सरकार के पास नंबर की कमी नहीं है। नंबर चाहिए डीलिमिटेशन बिल के लिए। संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए 2/3 चाहिए। मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा में सरकार के संख्या बल को लेकर बहुत हिसाब किताब लगाया गया। सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष के लोगों ने सांसदों की गिनती की, रोज गिनती की। हर दिन सत्ता पक्ष के नंबर बढ़ते रहे, विपक्ष के नंबर घटते गए। सोमवार के बाद जब संसद बैठेगी तब एनसीपीआई के 20 सांसद एनडीए के खेमे में बैठे मिलेंगे। उद्धव ठाकरे की यूबीटी छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। 6 सांसद भी एनडीए के खेमे में दिखेंगे। डीएमके के 22 सांसदों के लिए स्पीकर ने अलग सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया है। 17 अप्रैल को खत्म हुए स्पेशल सेशन में मॉनसून सत्र शुरू होने के बीच इंडी का नंबर 48 माइनस हो चुका है। 17 अप्रैल को एनडीए के पास 298 का नंबर था। टीएमसी टूटने से 20 सांसदों के एनसीपीआई में शामिल होने से एनडीए का नंबर 318 तक पहुंच गया। शिवसेना यूबीटी में फूट से 6 और सांसद एनडीए में ऐड हो गए। इस तरह नंबर पहुंचा 324। एनसीपी शरद पवार गुट के 8 सांसदों को जोड़ दें तो यह नंबर पहुंचता है 332। We have decided to extend our support to India government and whatever issues will be tabled for discussion, we'll take part in all issues and in all discussions. We have also decided, we still believe that House should run. 22 सांसदों वाली पार्टी डीएमके ने टीएमसी के समर्थन में ऑल पार्टी मीटिंग से टेक्निकल बायकॉट किया, लेकिन डीलिमिटेशन बिल पर डीएमके का रुख सॉफ्ट होता जा रहा है। डीएमके इस मुद्दे पर इंडी अलायंस से दूर जा रही है। वाईएसआरसीपी के 4 सांसद भी जरूरत पड़ने पर मोदी के बिल के लिए वोट कर सकते हैं। नंबर गेम में पिछड़ने के बाद मोदी के सियासी शत्रु नैरेटिव बिल्डिंग का खेल खेल रहे हैं। आज भी देश के लोग नहीं जानते कि सरकार क्या राम मंदिर पर चर्चा के लिए तैयार है, क्या सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है, क्या सरकार एथेनॉल की नीति पर तैयार है, क्या सरकार मणिपुर को लेकर तैयार है, क्या सरकार किसानों में जो आज कृषि क्षेत्र में जो मुश्किलें हैं क्या उसको लेकर तैयार है। इन मुद्दों को दबाने के लिए सदन में एक ऐसा माहौल हो ताकि ये चर्चा न हो, इस प्रकार की तैयारी पूरी तरीके से सरकार कर रही है। उनके ज्यादातर फ्लोर लीडर ने लोकतंत्र की हत्या देश के अंदर हो रही इस बात को लेके, और जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं देश में हो रही है, जिस तरह जबरन आप जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, इस बात को लेकर प्रमुखता से मुद्दे उठाए। हमने भी
बेरोजगारी, किसान, अग्निवीर, ये तमाम मुद्दे उठाए। महत्वपूर्ण ये है कि देश के युवा जो सड़कों पे हैं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नीट, पेपर लीक, और उनके मन में जो भय है कि भाई अगर इसी तरह की व्यवस्था बनी रही तो वो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। मॉनसून सेशन से पहले एक दूसरी सियासत भी जोरों पर है। आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है। पार्लियामेंट सेशन के लिए दिल्ली पहुंचने से पहले मजलिस के असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सहारनपुर में बड़ी रैली की। ओवैसी की सहारनपुर रैली में बड़ी संख्या में मुसलमान शामिल हुए। चुनाव जब आएगा, ये तमाम समाजवादी के लोग आपके पास आकर कहेंगे भैया को मुख्यमंत्री बनाना है, हम सत्ता में आ रहे हैं और हम सत्ता में आएंगे तो हम सब कुछ खत्म कर देंगे। मेरे भाई, 2014 में इलेक्शन हुआ, मोदी प्रधानमंत्री बन गए, भैया ने कुछ नहीं किया। 17 में विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर आपसे कहा गया झूठ, सत्ता में आना है, फिर हार गए। फिर 19 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, फिर कहा कि दिल्ली में सरकार बनाना है, फिर मोदी आ गए, आपको धोखा दे दिया गया। 22 में चुनाव आया तो बोले नहीं, अब हम सत्ता में कैसा भी आ गए हैं। फिर आपने वोट दिया और आपने देख लिया कि फिर आपके भरोसे को धोखा दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले बहराइच में रैली की, जहां समाजवादी पार्टी के वकार शाह और उनके परिवार का जलवा है। ओवैसी ने यूपी में दूसरी रैली चंद्रशेखर आजाद रावण के इलाके बिजनौर में की और तीसरी मीटिंग ओवैसी ने कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के सहारनपुर में की। ओवैसी यूपी में मुसलमान नेताओं को खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, हमसे अलायंस कर लो, अगर अलायंस नहीं करोगे तो हम तुम्हारे इलाके में आकर तुम्हें हराएंगे। ओवैसी सहारनपुर से सीधे दिल्ली पहुंचे। राहुल गांधी देहरादून से छात्रों की गूंज प्रोग्राम करके दिल्ली लौटे। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी पिछले 2.5 महीने में बंगाल की सत्ता और पार्टी पर कंट्रोल गंवाने के बाद दिल्ली आ रहे हैं। शरद पवार महाराष्ट्र में एक नया सियासी समीकरण बनाकर दिल्ली आ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी रणनीति है। इन सब से अलग नरेंद्र मोदी की अपनी रणनीति है। 1 महीने से भी कम समय में नरेंद्र मोदी को लाल किले पर तिरंगा फहराना है। नरेंद्र मोदी 15 अगस्त से पहले लंबित बिलों को पास करा लेना चाहते हैं। इसीलिए मॉनसून सेशन मोदी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।